जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की और पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। अगर हम नाम से ही इसके से देखें तो इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेस दैट मीन्स एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। वैसे तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मली अगर हम किसी भी सरफेस की बात करें, मान लीजिए ये सरफेस है कोई, तो नॉर्मली होता क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं देन पोटेंशियल इज चेंज्ड ऑन चेंजिंग द डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बट कभी कभी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम बात करें तो कुछ सरफेसेस ऐसी भी बनती हैं जिनके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, उन सरफेसेस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस टाइप से कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम बात करें तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई भी सरफेस ड्रॉ करी जाएगी इस टाइप से, तो इस सरफेस को क्या बोला जाएगा, ये जो सरफेस ड्रॉ करी जाएगी ये सरफेस होगी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। या फिर हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है इस टाइप से, ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज मान लीजिए ये चार्ज आपका है Q, क्लियर। अब अगर हम इस चार्ज की बात करें तो इस चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है किसी भी मीडियम में, इट इज K इंटू क्यू बाई आर। पोटेंशियल क्या होता है K इंटू क्यू बाई आर। दैट मीन्स अगर हम इस चार्ज से R डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट लेंगे उन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। तो अगर हम क्या करें कि हम इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ R रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस इस टाइप से ड्रॉ कर लें, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस होगा इसका हर पॉइंट क्या होगा, चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होगा, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल भी कैसा होगा, सेम। या हम इसी को सेंटर मान के एक और सरफेस ड्रॉ कर लें तो इसका भी हर पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पर होगा, तो उसका भी पोटेंशियल सेम होगा। तो ये जो सरफेसेस बनती हैं दीज सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सिंपली a surface in electric field that have equal potential at every point। एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो, दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं दोज आर इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक स्फीयर्स अराउंड दैट। अगर आप बात करते हैं किसी लीनियर चार्ज की, मान लीजिए ये वायर है, इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस वायर के सराउंडिंग में अगर आप बात करोगे तो इस वायर के सराउंडिंग में जितनी भी सिलेंड्रिकल सरफेसेस होंगी वो सारी की सारी सिलेंड्रिकल सरफेसेस कैसी होंगी, इस वायर के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेंगी, क्लियर। जब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम बहुत यूज करते हैं, इसी चैप्टर में यूज करेंगे, जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे। तो बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर इसकी बात करी जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क नहीं करना पड़ता, दैट मीन्स द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज from one point of equipotential surface to another point is always zero। क्यों होता है जीरो वो समझिए। मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्लियर, ये इस टाइप से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और आप क्या कर रहे हो, आप चार्ज को, ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है, आप किसी भी चार्ज को, कोई भी टेस्ट चार्ज है, इसको पॉइंट A से मूव करा के आप कहाँ ले जाते हो, पॉइंट B पर, क्लियर। और पॉइंट A से V पर आप ले जाते हो तो A से B पर ले जाने के लिए आपको मालूम है VA माइनस BV इज इक्वल क्या होगा, WAB अपॉन Q नॉट। अब यहां से समझ लीजिए, अगर आप यहां से WAB की बात करते हैं तो WAB क्या होगा, VA माइनस BB इंटू Q नॉट। और देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर बात कर रहे हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, VA और BB, दैट मींस पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B इज ऑलवेज सेम। अगर ये दोनों सेम होंगे तो इस कंडीशन में ये जो आपका निकल के आ रहा है
ये WAB कितना हो जाएगा, ये WAB आपका हो जाएगा 0। This is the first property of equipotential surface. That means no work is required to move the charge over any equipotential surface because the potential difference between 2 points is always 0. The second property, अब second property की अगर हम बात करते हैं, second property क्या होगी, electric field is always perpendicular at surface. जब आप किसी भी सरफेस की बात करते हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा परपेंडिकुलर, हम इसको भी बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आप क्या करते हो, आप इसके दो पॉइंट कंसीडर करते हो, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड यू विल मूव द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्लियर, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हो। अब जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हो तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्लियर, वर्क कितना होता है, 0। अब समझ लीजिए ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr, तो वर्क इज इक्वल क्या होगा, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल 0। एफ वेक्टर की अगर आप वैल्यू चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, E इंटू Q0 डॉट dr वेक्टर इज इक्वल 0। क्लियर, Q0 को आपने कितना माना हुआ है, 1 कूलम मान लीजिए, यूनिट चार्ज, क्योंकि आपको मालूम है वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस कंडीशन में ये हो गया। अब यहां से अगर आप देखते हो Q0 की वैल्यू आप 1 कूलम मान लेते हो तो ये क्या होगा, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल 0। और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल 0 होने का मतलब अब समझ लीजिए, यानी कि E इंटू dr cos थीटा कितना होना चाहिए, 0। अब इस कंडीशन में देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की आप बात कर रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है। दैट मींस इस इक्वेशन में E 0 हो नहीं सकता, dr 0 हो नहीं सकता। अगर ये दोनों 0 नहीं होंगे तो क्या होगा, थीटा 0 होना चाहिए। देन थीटा की अगर बात कर रहे हो तो इस इक्वेशन में क्या होगा, आपका जो cos थीटा होगा वो 0 होगा। दैट मींस थीटा कितना होना चाहिए, 90। अब यहाँ पे समझ लो ये जो थीटा आ रहा है इस इक्वेशन से, थीटा की वैल्यू आ रही है 90 और ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड dr वेक्टर। अब देखिए जो dr है, dr क्या है, dr अलोंग द सरफेस है, ऑन द सरफेस चल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब अगर dr इधर है तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए वो इस टाइप से आना चाहिए, तभी ये वर्क डन 0 होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज ओवर एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। Second, the direction of electric field is always perpendicular at any point of equipotential surface. And the थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से रिलेटेड। इन एनी स्पेस वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टू ईच अदर। जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी, पास पास बनेंगी। इफ फील्ड इज वीक देन दे आर फार अपार्ट, तो वो दूर दूर बनेंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आल्सो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी जो होती हैं वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर, यही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कई चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के पैटर्न ड्रॉ करने के लिए दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके तीन प्रॉपर्टी, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड थर्ड
if they are closer field is strong, if they are far apart field is weak and they never intersect। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। देखिए दो क्वेश्चंस दिए हैं, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सेकंड दिया है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। क्लियर, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का। अब देखिए पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। डाइपोल के लिए समझिए, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। डाइपोल, डाइपोल क्या है, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ए नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होने का सीधा सीधा मतलब है, देखिए जब आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की अगर आप बात करते हो, किसकी, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब देखिए आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की जब आप बात करते हो तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इसके सराउंडिंग में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो कैसी होंगी, दोज आर द कोसेंट्रिक स्फीयर्स। इसके सराउंडिंग में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी वो कुछ इस टाइप से बनेंगी, इस टाइप से कोसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे इसके चारों तरफ। ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का पैटर्न रहेगा आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर। अब अगर इसमें आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछा जाता है, देखो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस टाइप से शो कर दी जाएगी, आउटवर्ड। और अगर यही निगेटिव होता तो ये डायरेक्शन कैसी होती, तो यही डायरेक्शन होती है आपकी इनवर्ड। क्लियर। लेकिन जब आप डाइपोल की बात करते हो तो अब देखिए डाइपोल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये अट्रैक्शन क्या होगा, ये अट्रैक्शन भी हमको पैटर्न में दिखेगा। अब डाइपोल के बीच का जो रीजन होता है, इस बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इधर की तरफ होगा, निगेटिव का होगा वो भी इधर की तरफ होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, दोनों एडअप हो जाएंगे। आप इधर बात करते हो तो पॉजिटिव का बाहर निगेटिव का अंदर लेस हो जाएंगे, इधर बात करते हो तो पॉजिटिव का बाहर निगेटिव का अंदर लेस हो जाएंगे। तो इन तीनों रीजन में अगर हम बात करें तो इन तीनों रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, वो हमको दिखेगा फील्ड लाइन पैटर्न में, या हम कहें इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न में। कैसे बनेंगी इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, देखिए इसमें जो आपका निगेटिव चार्ज होगा वो कुछ सेंटर से अट्रैक्ट होके शिफ्ट हो जाएगा हल्का सा। क्लियर, इस टाइप से। ठीक, इसी टाइप से इसका बनेगा पैटर्न, इसका भी सेंटर थोड़ा सा शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए इस टाइप्स का पैटर्न बनेगा कुछ, कि इसमें जो आपका सेंटर होगा वो शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर।
और देखिए ये पैटर्न बनेगा, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इस टाइप से, प्लस से निकल के माइनस पे। क्लियर? दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव जो है वैसे तो कोसेंट्रिक होने चाहिए थे अगर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज होता, लेकिन कोसेंट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है कोसेंट्रिक? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव है इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के कारण इनका जो सेंटर होगा वो हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, तो सेंटर शिफ्ट होता हुआ इसमें आपको दिखाई देगा। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड अलोंग विद द जेड डायरेक्शन। यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब है, आप क्लियरली समझ लीजिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। फील्ड लाइन पैटर्न जो होगा वो कुछ इस टाइप का बन रहा होगा आपका। ठीक है, अब इस फील्ड लाइन पैटर्न के बेस पे अगर आप देखें, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज है, इंक्रीजिंग है अलोंग विद द जेड डायरेक्शन बोला है, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बना देते हैं कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये आपका जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। अब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, अगर आप इसको कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू करने पे ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू करने पे हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सारी लाइंस क्या होंगी, ये सारी लाइंस आगे जाके एक सिंगल पॉइंट पे जाके ज्वाइन होंगी। दैट मीन्स ये जो पैटर्न है दैट इज फॉर ए पॉइंट निगेटिव चार्ज। कहीं ना कहीं आगे जाके एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज रखा होगा जो नेचर वाइज कैसा होगा, निगेटिव। अब आप इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के क्या कर सकते हैं, इस टाइप से आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो आर्क होंगे यही आर्क आपके क्या होंगे, यही आर्क आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है दैट इज फॉर ए सिंगल पॉइंट नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव जब पॉइंट चार्ज है तो क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, तो कोसेंट्रिक आप आर्क्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे जैसे ये आर्क दूर जाएंगे फील्ड वीक होता जा रहा है, यानी कि इनकी जो बीच की गैपिंग होगी वो कम होती जाएगी। दिस इज द पैटर्न फॉर uniformly increasing electric field in z direction. Second, they are depict the equipotential surfaces for a system of two identical positive point charges placed at a distance d apart. समझिए, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं। अब देखो, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव ये रहा, एक पॉजिटिव ये रहा। अब देखो, वैसे तो दोनों कैसे होने चाहिए, कोसेंट्रिक होने चाहिए, दोनों कोसेंट्रिक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपल्सन है दोनों के बीच में। रिपल्सन होने का मतलब क्या है कि दोनों के जो सेंटर होंगे वो दूर शिफ्ट होने चाहिए, हो जाएंगे। तो दोनों के सेंटर जब दूर शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका पैटर्न जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। सेंटर क्या है, दूर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे इसके लिए, इसके लिए भी जो आपको पैटर्न बनता दिखाई देगा वो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, ये। क्लियर? या इसको भी हम करते हैं, ठीक है, सेकंड चार्ज हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। क्या होगा समझिए, सेंटर इसका भी दूर की साइड शिफ्ट होगा।
क्लियर। और इसके अलावा ठीक है, ये पैटर्न बनेगा। अब देखिए इसमें सेंटर दूर दूर शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द पैटर्न फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ ए सिस्टम दैट हैव टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। क्लियर। दोनों निगेटिव होते तो भी पैटर्न सेम रहता, दोनों पॉजिटिव के लिए जो पैटर्न बनेगा वही पैटर्न बनेगा दोनों निगेटिव चार्जेस के लिए। क्लियर। तो ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न है जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 points A, B, C lie in a uniform electric field E of 5 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb as shown in the diagram. Find the potential difference between A and C. अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस A and C की बात करते हैं। A and C, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम फाइंड करने की बात करें तो हमको मालूम है क्या होगा, VA और माइनस VC इज इक्वल क्या होगा, A और C के बीच आप फाइंड कर रहे हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, VA से C इज इक्वल क्या होगा, WAC अपॉन Q0। क्लियर। WAC अपॉन Q0। अब WAC अपॉन Q0 की अगर आप बात करते हो तो देखो WAC A से C आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते कि जब भी कोई टेस्ट चार्ज रखा जाएगा दैट विल मूव अलोंग, पॉजिटिव होगा तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज होगा पॉइंट चार्ज जो हमने लिया टेस्ट चार्ज, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर हम WAC को देखें तो हम इसको ये लिख सकते हैं WAB प्लस WBC अपॉन Q0। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए WAB और WBC, अगर WAB WBC, अब इस डायग्राम में देखो जरा, अगर हम इस डायग्राम में बात करें तो बट फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड BC, जो आपका BC इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर। क्या है जो BC है, BC क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा, और जब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा तो अब इस कंडीशन में देख लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, देन अगर आप बात कर रहे हो तो देन आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका WBC होगा वो कितना होगा, 0। सो अगर WBC 0 हो जाएगा तो VAC इज इक्वल क्या होगा, WAB अपॉन Q0, यानी कि निकल के आएगा VAC इज इक्वल VAB। क्या निकल के आ गया, VAC इज इक्वल VAB, यानी कि A और C पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा जो A और B के बीच होगा, क्योंकि B और C कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, तो जो पोटेंशियल V का वही पोटेंशियल C का। अब इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो इस सिचुएशन में हम यहाँ यूज कर सकते हैं VAB इज इक्वल क्या होगा, E इंटू डी। E इंटू डी मीन्स डिस्टेंस, E कितना है, VAC इज इक्वल E कितना है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू D। अब देखिए इस डायग्राम में अगर आप बात करें तो इस डायग्राम में जब आप फाइंड करोगे ये 5 है, ये 4 है, तो वो 3 है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इट इज 4 सेंटीमीटर। जब ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो जब आप इसका रखोगे तो ये क्या होगा, 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 रखिए वैल्यू, तो VAC इज इक्वल क्या होगा, 20 इंटू 10 टू दी पावर 1, 5 इंटू 4 20, 10 टू दी पावर 3 में से 10 टू दी पावर -2 लेस हो जाएगा तो 10 टू दी पावर 1 बचेगा, दैट मीन्स VAC इज इक्वल
200 वोल्ट। तो अगर हम इस सिस्टम में बात करें तो इस सिस्टम में जो बी ए और सी आ रहा है, ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उसमें हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी को अगर यूज करके देखें, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं और इसके बेस पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है ए और सी के बीच, वो आ रहा है 200 वोल्ट। क्लियर? ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी यूज की है। और इधर फाइंड करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? इधर हमने यूज किया है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको सिंपली फाइंड कर लिया। तो नाउ दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो सारा क्या था? इक्विपोटेंशियल सरफेस का था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल हमको फाइंड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, दो सिचुएशंस है हमारे पास। एक सिचुएशन तो ये है कि हम एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का अलग अलग फाइंड करें। एक कंडीशन हमारे पास ये भी है कि हम चाहें तो एक कॉमन कंडीशन में इन दोनों के लिए फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम इक्वेटोरियल और एक्सियल के लिए अलग अलग इसको ड्राइव कर लेंगे। अब समझिए, अगर आप डाइपोल की बात कर रहे हो, सपोज दीज आर टू चार्जेस, इट इज माइनस क्यू एंड सेकेंड इज प्लस क्यू। क्लियर? दो चार्ज हम ले लेते हैं, सॉरी, क्लियर? सपोज दिस इज minus q and this is plus q, and we know the distance between these two is 2a. clear? ये एक लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन करती है। क्लियर? अब देखिए, अगर हम बात करें इस डाइपोल के लिए, तो डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है, डाइपोल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। और जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी बेटा जो डायरेक्शन होती है, दैट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। किधर होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। क्लियर? ये मान लीजिए डाइपोल का सेंटर है। हमको करना क्या है? सपोज वी हैव टू फाइंड the potential of this dipole at a distance r from this। एक पॉइंट हमने मान लिया P, ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमको इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, जो इससे कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। क्लियर? अब अगर हम पॉइंट P पर बात करें तो पॉइंट P पर देखिए, सिस्टम में हमको मालूम है जितने चार्ज होंगे पोटेंशियल उतने ही जनरेट होंगे। तो पॉइंट P पर दो पोटेंशियल होने चाहिए, एक प्लस क्यू का और एक माइनस क्यू का। एंड वी नो वेरी वेल, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? K इंटू क्यू बाई आर। तो इसके हिसाब से हमको माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों की क्या चाहिए? डिस्टेंसेस चाहिए। मान लीजिए ये जो पॉइंट P है ये r डिस्टेंस पर है और ये डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? थीटा। सपोज ये आपका कितना, माइनस क्यू की आप डिस्टेंस मान लीजिए, ये आपने मान ली r1 और ये डिस्टेंस आपने मान ली r2। क्लियर? ये r1 और वो r2। अब इस कंडीशन में बड़ा ध्यान से समझिए, अगर हम बात करें इसकी डाइपोल की, तो डाइपोल जो होगा, फॉर डाइपोल के लिए ये जो एंगल बनेंगे, ये वाले जो एंगल बन रहे हैं, ये ऊपर बन रहा है, इसको मान लीजिए θ1, और ये जो आपका बन रहा है ये कितना बन रहा है? θ2। ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? बहुत छोटे होंगे, क्योंकि डाइपोल क्या है? डाइपोल का साइज बहुत छोटा होता है। ये तो हमने एनलार्ज करके बनाया हुआ है, डाइपोल ऐसा है। अब आप ऐसे की बात कर रहे हो, ऐसे देख लो कितने एंगल बन रहे हैं। ये एंगल कैसे होंगे? बहुत छोटे होंगे। और जब आप स्मॉल एंगल्स की बात करते हो तो स्मॉल एंगल्स के लिए अगर हम बात करें तो स्मॉल एंगल्स के लिए ये जो r है, r1 है और r2 है, इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं वो समझिए। अगर दो लाइन है जो एक स्मॉल एंगल बना रही हैं इस टाइप से, तो अगर हम एक लाइन से दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें
तो ये वाले दोनों पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाले दोनों पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब ये वाले दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो अब इस डाइपोल में देखो, हमको R1 की वैल्यू चाहिए और किसकी चाहिए, R2 की वैल्यू चाहिए। एक R1 की चाहिए और एक R2 की चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। फॉर डाइपोल, डाइपोल के लिए अगर हम बात करते हैं तो एंगल्स एट P आर वेरी स्मॉल। देन की कंडीशन में आप समझिए। अब हम क्या करेंगे, जब एंगल्स बहुत स्मॉल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में अगर बात करी जाए तो हम यहां से क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लीजिए ये P था, ये हमने मान लिया M। क्या मान लिया, M। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये जो PM होगा ये किसके इक्वल होगा, R2 के। किसके इक्वल होगा, R2 के। तो देन अगर हम बात करते हैं, देन PM इज इक्वल R2। और PM देखिए क्या है, PM इज इक्वल क्या होगा, ये आपने सेंटर मान लिया O, PM इज इक्वल होगा R माइनस OM। PM इज इक्वल क्या होगा, R माइनस OM इज इक्वल R2। अब देखो ये डिस्टेंस बची आपकी R माइनस OM। ये क्या है इधर A, ये भी हाफ आपकी A है, ये A हाइपोटेनियस, ये OM बेस, ये एंगल कितना, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो अगर इस एंगल थीटा के लिए देखते हैं आप तो कंडीशन ऐसी बन रही है 90 डिग्री थीटा OM और ये A। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा, cos थीटा इज इक्वल क्या आएगा, OM अपॉन A। यानी कि OM की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हो तो OM की वैल्यू क्या आएगी, R माइनस A cos थीटा इज इक्वल R2। दैट मीन्स अगर आप यहां से वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो R2 की वैल्यू क्या आ रही है, R माइनस A cos थीटा। क्लियर, ये तो आ गया पहला। अब देखिए दूसरा अगर आप देखते हो, अब देखो दूसरे में क्या करते हैं, हम इस लाइन को थोड़ा सा फॉरवर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा फॉरवर्ड ड्रॉ करेंगे तो देखो ये फॉरवर्ड ड्रॉ करोगे, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इस कंडीशन में अगर आप यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर लेते हो, इस पॉइंट को नाम दे देते हो आप N। क्या नाम दे देते हो, N। अगर ये N दे देते हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका होगा R1 इज इक्वल R प्लस ON। यहां से लेके यहां तक कितना था, R, और ये एक्स्ट्रा इसमें आ गया तो ये हो गया ON। अब ये ON हो गया तो अब इसको जरा देखो, ON ये एंगल थीटा, ये A, ये ठीक फिर से वैसे ही बनेगा। तो अब इसमें देखिए, इसमें डायग्राम कैसा बन रहा है, इसमें डायग्राम बन रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, थीटा, ये A, ये O, ये N। क्लियर। इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, ये 90 डिग्री है, ये निकल के आपका आएगा cos थीटा इज इक्वल ON अपॉन A। क्लियर, ये वैल्यू आप इसमें रखिए, ये वैल्यू आप इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल R प्लस A cos थीटा। क्या आ गया, R1 इज इक्वल R प्लस A cos थीटा। अब देखो दोनों वैल्यूज निकल आई, R1 की वैल्यू भी आ गई, R2 की वैल्यू भी आ गई। अब जब हमारे पास R1 और R2 आ ही गए हैं तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q के लिए देखते हैं। माइनस Q के लिए मान लीजिए कितना है, V1 कितना होगा, K इंटू माइनस Q अपॉन क्या होगा,
माइनस क्यू की डिस्टेंस r1 है तो ये क्या होगा अपॉन r1 एंड ड्यू टू प्लस क्यू। अब देखो प्लस क्यू का क्या होगा, प्लस क्यू का पोटेंशियल होगा V2 कितना K इंटू क्यू अपॉन R2 देन नेट पोटेंशियल। बेटा देखो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल V1 प्लस V2। दैट मीन्स V1 की वैल्यू कितनी है K इंटू माइनस क्यू अपॉन R1 प्लस K इंटू क्यू बाई R2। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, K इंटू क्यू कॉमन आ रहा है 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, क्योंकि ये माइनस का था तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। क्लियर। अब देखिए, अब अगर हम इसमें R1 और R2 की वैल्यूज प्लेस करें तो क्या फॉर्मूला आया है, V इज इक्वल K इंटू क्यू इन ब्रैकेट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। वैल्यू प्लेस करते हैं, K Q 1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या है R माइनस A कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस A कॉस थीटा। क्लियर, देख लीजिए R2 R माइनस A कॉस थीटा और R1 R प्लस A कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां पर देखो R2 और ये R1। क्लियर। अब इन दोनों में देखो, अगर हम इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा K इंटू क्यू। एलसीएम जरा देखो, R माइनस ए कॉस थीटा इंटू R प्लस ए कॉस थीटा, ये होगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इधर आएगा तो R प्लस ए कॉस थीटा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस R माइनस इंटू माइनस प्लस ए कॉस थीटा। देखिए माइनस आर से ये प्लस का आर कैंसिल, सॉल्व करोगे तो ये आएगा V इज इक्वल K इंटू क्यू। ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2A कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए Q इंटू 2A ये P में कन्वर्ट हो सकता है, तो अगर आप इसको P में कन्वर्ट कर लोगे तो ये क्या आएगा V इज इक्वल K इंटू P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। वैसे तो ये आ रहा है, लेकिन अगर हम यहां पे बात करें किसके लिए, आइडियल डाइपोल के लिए, तो बेटा देखो आइडियल डाइपोल की सिचुएशन क्या है। आइडियल डाइपोल के लिए जो ए स्क्वायर होता है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। अगर ये कंडीशन बनती है देन क्या होगा, देन आपको ये छोड़ना पड़ जाएगा, ए स्क्वायर वाला टर्म आप क्या करोगे निगलेक्ट कर दोगे। तो जैसे ही ए स्क्वायर वाला टर्म आप निगलेक्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा V इज इक्वल K इंटू P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया V इज इक्वल K इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले का आप अप्लाई दोनों केसेस में कर सकते हो। दोनों केसेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। केस 1 क्या है, फॉर एक्सियल लाइन। देखो जब आप एक्सियल लाइन की बात करते हो तो एक्सियल लाइन के लिए P और R के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा कितना होता है 0 डिग्री, और थीटा जब 0 डिग्री होगा देन आपका क्या हो जाएगा V इज इक्वल K
इंटू पी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। क्लियर। सेकंड केस यहां से क्या निकल के आता है वो समझिए। सेकंड केस आपका बन सकता है केस 2 फॉर इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब थीटा इज इक्वल 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जैसे ही cos 90 रखोगे तो v कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स फॉर एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल द पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज 0। एक्सियल लाइन में होता है पी बाई आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल लाइन में हमेशा 0 आता है। तो बहुत सिंपल सा केस है, आप स्मॉल एंगल थ्योरम को अप्लाई करके इसमें R1 और R2 की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, दोनों के अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेंगे और दोनों को एड अप कर लेंगे। ऐड करने के बाद सिंपली आपका जो आएगा वो आएगा v इज इक्वल के इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि आइडियल डाइपोल के लिए जो ए स्क्वायर है वो नेग्लिजिबल होता है, तो अगर हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को यूज करके हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल दोनों का फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स ए कॉमा माइनस ए, सॉरी 0,0, माइनस ए एंड 0,0, प्लस ए रेस्पेक्टिवली। हाउ मच वर्क इज डन in moving a test charge from point P 7,0,0 to -3,0,0। अब इसको जरा समझिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं उसको समझो। मान लीजिए एक ये है, ठीक है, और एक ये है एंड एक आपका ये है, एक आपका ये है। क्लियर। ये आपका x, ये आपका y, ये आपका z, ये माइनस x, ये माइनस y और ये माइनस z। चार्जेस कहाँ हैं, जेड एक्सिस पर लोकेटेड है। पहला ये आपका यहाँ पे मान लीजिए ये डिस्टेंस है आपकी a, ये पॉइंट आपका कैपिटल है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0,0, माइनस ए। दूसरा पॉइंट आपका ये है b, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0,0, प्लस ए। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी a है। चार्जेस आपके कहाँ हैं, एक्स एक्सिस पर है, चार्ज एक्स एक्सिस पर है, देखो -3 पर है। एक चार्ज है आपका यहाँ कितने पर -3,0,0 और एक है यहाँ 7,0,0। क्लियर। अब इसको जरा देखो, अगर हम इस पूरे सिस्टम में बात करें तो इस पूरे सिस्टम में चार्जेस जो आपके -q एंड +q फॉर्म से डाइपोल ऑन जेड एक्सिस, क्या कर रहे हैं, जेड एक्सिस पर डाइपोल बना रहे हैं, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, और इनका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर। क्लियर। ठीक है, पहला तो ये हो गया। एंड द टेस्ट चार्ज will move on x axis that is in equatorial plane, that is in equatorial line for डाइपोल। अब देख लीजिए,
ये जेड एक्सिस पर है, सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है, सेंटर ओरिजिन पर है। साथ ही साथ जो टेस्ट चार्ज है वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पर, वो जेड पर है। जेड और एक्स कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर है और ओरिजिन पर मूव कर रहा है। तो परपेंडिकुलर एंड ओरिजिन जो यानी कि सेंटर के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो आपका चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पर मूव कर रहा है। क्लियर। अब इक्वेटोरियल लाइन पर मूव कर रहा है, देन अगर ये इक्वेटोरियल लाइन पर मूव करेगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q कितना होगा, 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस P एंड Q 0 होगा। सो W इज इक्वल क्या होता है, Vp माइनस VQ इंटू Q नॉट, यानी कि वर्क डन भी कितना होगा, 0। तो गिवन केस में जब डाइपोल आपका जेड एक्सिस पर होगा और टेस्ट चार्ज हम एक्स एक्सिस पर मूव कराएंगे तो वो एक इक्वेटोरियल प्लेन बनेगा या इक्वेटोरियल लाइन होगी, और इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 0। या हम कहेंगे ये एक इक्विट पोटेंशियल सरफेस बन जाएगी, और इस इक्विट पोटेंशियल सरफेस पर जब चार्ज आपका मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट P टू Q, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, P से Q तक जब भी कोई चार्ज मूव करके जाएगा तो उस मूवमेंट में कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि P और Q सेम पोटेंशियल पर है, और सेम पोटेंशियल पर होने के कारण इनके बीच मूवमेंट में कोई भी वर्क नहीं होगा। क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।